हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस सेशन। और इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का इतिहास। और चोल डायनेस्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। तो पहले दक्षिण भारत के अंदर जो भी साम्राज्य रहे हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो दक्षिण भारत, तो ऐतिहासिक दृष्टि से विंध्य पर्वतमाला एवं नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करती है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से विंध्य पर्वतमाला एवं नर्मदा नदी जो है ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करती है। और विंध्य पर्वत क्षेत्र का त्रिकोणात्मक दक्षिणी भाग दक्षिण भारत या दक्कन माना जाता है। राष्ट्रकूट, तो दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन पाल और प्रतिहार वंशों के शासन के समकालीन था। तो राष्ट्रकूट शासक जो है इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन पाल और प्रतिहार वंश के शासन के समकालीन था। तो दक्षिण भारत में जो राष्ट्रकूट थे इनका शासन जो है ये पाल डायनेस्टी जो कि बंगाल की है और प्रतिहार वंश के शासन के समकालीन था। अशोक के अभिलेख में रठिकों अशोक के अभिलेख में रठिकों का उल्लेख हुआ है। सातवाहन वंश के नागनिका के नाना घाट अभिलेख में मराठियों का उल्लेख हुआ है। तो अशोक का जो अभिलेख है उसमें राठिकों का उल्लेख हुआ है और सातवाहन वंश के नागनिका के नाना घाट अभिलेख ही पुणे में है और इसमें मराठियों का उल्लेख हुआ है। राष्ट्रकूटों के अभिलेख में उनका मूल निवास जो है ये लट्टालूर आधुनिक लाटूर जिला बीदर जो कि महाराष्ट्र में है। तो राष्ट्रकूटों के अभिलेख में उनका मूल निवास जो है ये लट्टलूर आधुनिक लाटूर जिला बीदर माना गया है। किंतु बाद में क्या है तो एलिचपुर में इस वंश का राज्य स्थापित हुआ। तो एलिचपुर में बाद में ये स्थापित हो गया, मतलब शिफ्ट हो गया। पहले लातूर में इनका मूल निवास माना जाता था, फिर बाद में ये एलिचपुर में इनका राज्य स्थापित हुआ। राष्ट्रकूट जो है ये बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। तो बादामी के जो चालुक्य हुआ करते थे उनके सामंत थे। तो राष्ट्रकूट जो है ये बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक जो है ये दंती वर्मन या दंती दुर्ग था। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती वर्मन या दंती दुर्ग था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य 852 ईस्वी चालुक्य शासक कीर्ति वर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक जो है ये दंती वर्मन या दंती दुर्ग था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य 752 ईस्वी चालुक्य शासक कीर्ति वर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसने अपनी राजधानी मान्यखेत अथवा मालखेत बनाई। तो उसने अपनी राजधानी मान्यखेट, तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक है दंती वर्मन या दंती दुर्ग, इसने 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्ति वर्मन को पराजित करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी क्या बनाई तो मान्यखेट अथवा मालखेत बनाई। दंती दुर्ग ने उज्जयिनी के हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया। तो दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। तो दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। दंती वर्मन के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में बना।
तो दंती वर्मन के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में बना, जिसने बादामी के चालुक्यों के अस्तित्व को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। तो दंती वर्मन के बाद उसका चाचा जो है ये कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में बना, राजा बना, और इसने बादामी के चालुक्यों के अस्तित्व को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था। तो 752 ईस्वी में दंती वर्मन आया, और फिर उसके बाद कृष्ण प्रथम जो है उसका चाचा वो 756 ईस्वी में आया। कृष्ण प्रथम ने वेंगी के चालुक्यों तथा मैसूर के गंगों को भी अपनी प्रभु सत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया था। तो ये जो कृष्ण प्रथम है इसने वेंगी के चालुक्यों तथा मैसूर के गंगों को भी अपनी प्रभु सत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। विजेता होने के साथ साथ कृष्ण प्रथम एक निर्माता भी था। उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विजेता होने के साथ साथ जो कृष्ण प्रथम है एक निर्माता भी था। उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था। गोविंद द्वितीय गोविंद द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र ध्रुव धारा वर्ष 780 ईस्वी में शासक बना। तो गोविंद द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र ध्रुव धारा वर्ष 780 ईस्वी में शासक बना। और पल्लव नरेश दंती वर्मन या वेंगी नरेश विष्णुवर्धन चतुर्थ ने ध्रुव की शक्ति के सामने नतमस्तक होकर शांति समझौता किए। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पल्लव नरेश जो है ये दंती वर्मन तथा वेंगी नरेश जो है ये विष्णुवर्धन चतुर्थ ने ध्रुव के सामने, जो कि धारा वर्ष है, इसकी शक्ति के सामने नतमस्तक होकर शांति समझौता किया। वह दक्षिण का ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट शासक बना। तो वह दक्षिण का प्रथम राष्ट्रकूट शासक बना कौन? तो ध्रुव। जो ध्रुव है धारा वर्ष ये दक्षिण का प्रथम राष्ट्रकूट शासक बना 780 ईस्वी में, जिसने उत्तरी भारत के अत्यधिक के अधिपत्य के लिए चलाए जा रहे त्रिसत्तात्मक संघर्ष में दृढ़ता पूर्वक हस्तक्षेप किया तथा प्रतिहार नरेश, वत्सराज एवं पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। तो ये जो ध्रुव है धारावर्ष ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक है। इसने पल्लव नरेश दंती वर्मन को हराया तथा वेंगी के चालुक्यों का जो नरेश है नरेश विष्णुवर्धन चतुर्थ, इन दोनों को ध्रुव ने नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया और शांति समझौता किया इन लोगों ने। और फिर जो नॉर्थ में जो उत्तर भारत के आधिपत्य के लिए चलाए जा रहे हैं त्रिसत्तात्मक संघर्ष में दृढ़ता पूर्वक हस्तक्षेप किया और प्रतिहार नरेश वत्सराज को हराया। फिर पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया इसने। धारा वर्ष ने 780 ईस्वी में जो गद्दी पे आया था। उत्तर में अपने सफल अभियानों के पश्चात ध्रुव ने अपने राज्य चिन्ह पर गंगा और यमुना के प्रतीक के रूप में अंकित किया। तो उत्तर के अपने सफल अभियानों के पश्चात ध्रुव ने अपने राज्य चिन्ह पर गंगा और यमुना के प्रतीक रूप में अंकित किया। गंगा और यमुना को अपने प्रतीक के रूप में अंकित किया। मालवा और गुजरात के प्रभुत्व के लिए राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों से युद्ध किया। ध्रुव ने अपने तीसरे तथा योग्य पुत्र गोविंद तृतीय, जो कि 793 से लेकर के 814 एडी के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया। ध्रुव ने अपने तीसरे तथा योग्य पुत्र गोविंद तृतीय 793 से लेकर के 814 एडी में इसके पक्ष में गोविंद तृतीय के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया ध्रुव या धारा वर्ष ने। तो धारा वर्ष 780 एडी में गद्दी पे आया था और 793 में उसने गद्दी छोड़ दी अपने तीसरे योग्य पुत्र गोविंद तृतीय के लिए।
संजन संजन ताम्रपत्र संजन ताम्रपत्र के अनुसार गोविंद तृतीय ने हिमालय तक सैनिक अभियान किया और मालवा, कौशल, कलिंग, वंगडाहल तथा प्रक को जीता। तो संजन ताम्रपत्र से पता चलता है कि जो गोविंद तृतीय है इसने हिमालय तक सैनिक अभियान किया था और मालवा, कौशल, कलिंग, वंगडाहल तथा प्रक को जीता। गोविंद तृतीय ने जो कि धारा वर्ष का बेटा है, 793 पे गद्दी पे बैठेगा। तो गोविंद तृतीय ने पल्लव, पांड्य, केरल तथा गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त कर दिया। तो पल्लव, पांड्य और केरल तथा गंग राजाओं के द्वारा जो संघ बनाया गया था उसको ध्वस्त किया है किसने? गोविंद तृतीय ने। राष्ट्रकूट शासकों में गोविंद तृतीय अपने अद्वितीय तो राष्ट्रकूट शासकों में जो गोविंद तृतीय है ये अपने अद्वितीय साहस, कूटनीतिज्ञता, सेना नायकत्व आदि गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसका काल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। तो इसका जो काल है गोविंद तृतीय का, ये अपने साहस, कूटनीतिज्ञता, सेना नायकत्व आदि गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसका काल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। गोविंद तृतीय ने पाल शासक धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। प्रतिहार शासक से उसने मालवा छीनकर अपने एक अधिकारी परमार वंश के उपेंद्र को सुपुर्द कर दिया था। तो गोविंद तृतीय ने पाल शासक धर्मपाल, जो कि बंगाल में पाल शासक हैं, उनका जो शासक है धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था गोविंद तृतीय ने। प्रतिहार शासक से उसने मालवा छीनकर अपने एक अधिकारी परमार वंश के उपेंद्र को सुपुर्द कर दिया था। गोविंद का अल्पवयस्क उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष 814 से 876 एडी, मतलब काफी लंबे टाइम तक ये गोविंद का अल्पवयस्क उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष 814 से 876 ईस्वी कर्क के संरक्षण में शासक हुआ। तो ये अल्पवयस्क था 814 एडी में और 876 तक रहेगा, और अल्पवयस्क था इसलिए इसको संरक्षण कौन देगा? तो कर्क। अमोघ वर्ष ने अपने पूर्वजों की भांति सैन्य उत्साह का अभाव था, जिसका आंशिक कारण यह भी था कि उसका धर्म एवं साहित्य की ओर अतिशय रुझान था। तो धर्म और साहित्य की तरफ जो है अमोघ वर्ष का रुझान था। इसकी वजह से ये युद्ध में सैन्य उत्साह में इसको उत्साह जो था इसका कम था, सैन्य उत्साह इसका कम था। अमोघ वर्ष विद्या और कला का उदार संरक्षक था। तो अमोघ वर्ष जो है ये विद्या और कला का उदार संरक्षक था। उसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। तो अमोघ वर्ष जो है ये 814 से 876 एडी तक गद्दी पे था। सैन्य गतिविधियों में इसका रुझान कम था और ये विद्या और कला का उदार संरक्षक था। इसने कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना की है अमोघ वर्ष ने। उसने अपनी राजभाषा में अनेक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। तो अमोघ वर्ष ने अपनी राज्यसभा में अनेक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। इसमें आदि पुराण के लेखक जिनसेन तथा गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं स्वयंभू प्रमुख है। तो अमोघ वर्ष ने अपनी राजभाषा में अनेक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया था। इसमें आदि पुराण के लेखक जिनसेन तथा गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं स्वयंभू प्रमुख है।
संजन ताम्रलेख विद्या तथा साहित्य के संरक्षक के रूप में अमोघ वर्ष के गुप्त सम्राट साहसांक चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान बताता है। तो संजन ताम्र लेख जो है विद्या तथा साहित्य के संरक्षक के रूप में अमोघ वर्ष को गुप्त सम्राट जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको क्या बोल रहे हैं तो साहसांक से भी महान बताता है। इसके अनुसार विद्यादान तथा पुरस्कार देने में वह चंद्रगुप्त से भी बढ़कर था। तो संजन ताम्र लेख में ये बताया गया है कि विद्या दान और पुरस्कार देने में वो चंद्रगुप्त से भी बढ़कर था। अमोघ वर्ष जो है ये जैन मत का पोषक था। तो अमोघ वर्ष जो है ये जैन मत का पोषक था और यह उसकी शांतिवादी प्रकृति का कारण था। तो अमोघ वर्ष जैन मत का पोषक था और यही उसकी शांतिवादी प्रकृति का कारण था। किंतु जैन मतानुयायी होते हुए भी वह हिंदू देवी देवताओं का भी सम्मान करता था। तो अमोघ वर्ष जो है ये 814 से 876 एडी तक इसका टाइम है। ये जैन मतानुयायी था और उस जैन होते हुए भी ये हिंदू देवी देवताओं का भी सम्मान करता था। वह महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। तो अमोघ वर्ष जो है ये महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था तथा संजन ताम्रपत्र से पता चलता है कि उसने एक अवसर पर देवी को अपने बाएं हाथ की उंगली चढ़ा दी थी। तो वो अमोघ वर्ष जो है ये महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था तथा संजन ताम्रपत्र से पता चलता है कि उसने एक अवसर पर देवी को अपने बाएं हाथ की उंगली चढ़ा दी थी। उसकी तुलना शिव दधीची जैसे पौराणिक व्यक्तियों से की जाती है। तो अमोघ वर्ष की जो तुलना है ये शिव दधीची जैसे पौराणिक व्यक्तियों से की जाती है। उसने मान्यखेत मालखेड नामक एक नया नगर बसाया तथा अपनी राजधानी वहां ले गया। तो राष्ट्रकूट शासक है अमोघ वर्ष और ये इसने मान्यखेत मालखेड नामक एक नए नगर बसाया तथा अपनी राजधानी को वहां ले गया। उसके शासन काल में अनेक विद्रोह हुए थे। संभवतः राष्ट्रकूटों के सर्वश्रेष्ठ शासक थे इंद्र तृतीय। तो संभवतः राष्ट्रकूटों के सर्वश्रेष्ठ शासक जो थे ये इंद्र तृतीय। इसका टेन्योर है 915 से 927 एडी। 915 से 927 एडी। और कृष्णा तृतीय 939 एडी से 965 एडी। तो इंद्र तृतीय जो है और कृष्ण तृतीय दोनों तृतीय जो है ये सबसे बेस्ट शासक थे राष्ट्रकूटों के, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। इंद्र तृतीय का टेन्योर है 915 से 927 और कृष्ण तृतीय का टेन्योर है 939 से 965। प्रतिहार शासक महीपाल की पराजय तथा 915 ईस्वी में कन्नौज की लूट के बाद इंद्र तृतीय अपने समय का अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ। तो प्रतिहार शासक जो है महीपाल की पराजय तथा 915 ईस्वी में कन्नौज की लूट के बाद इंद्र तृतीय अपने समय का अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ था। इंद्र तृतीय के समय भारत भ्रमण पर आए हुए अरब यात्री अल मसूदी के अनुसार राष्ट्रकूट राजा बलहारा या बल्लभ राज भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। तो इंद्र तृतीय जिसका टेन्योर है 915 से 927 एडी, इसी समय में भारत भ्रमण पर अरबी यात्री आया था अल मसूदी और अल मसूदी के अनुसार राष्ट्रकूट राजा बलहारा या बल्लभ राज भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। कृष्णा तृतीय 939 से 965 एडी ने अपने राज्यारोहण के समय अकाल वर्ष की उपाधि धारण की। तो कृष्णा तृतीय जो है 939 से लेकर के 965 एडी तक और इसने अपने राज्यारोहण के समय अकाल वर्ष की उपाधि धारण की। कांची और तंजौर को जीतने के बाद उसने कांची
तंजेयम कोंड कांची तंजौर का विजेता का भी उपाधि ग्रहण किया था। तो कृष्णा तृतीय ने कांची विजय के बाद उसने कांची और तंजौर को जीतने के बाद उसने कांची युग और तंजौर को जीतने के बाद तांजेयम कोंड कांची तंजौर का विजेता की भी उपाधि ग्रहण की थी। कृष्णा तृतीय ने चोल नरेश परांतक प्रथम को पराजित किया तथा चोल राज्य के उत्तरी भाग को हस्तगत कर लिया था। तो कृष्णा तृतीय ने चोल नरेश परांतक प्रथम को पराजित किया तथा चोल राज्य के उत्तरी भाग को हस्तगत कर लिया था। दक्षिण में उसकी सेनाएं रामेश्वरम तक पहुंच गई थी। तो कृष्णा तृतीय की जो सेनाएं हैं वो रामेश्वरम तक पहुंच गई थी। वहां उसने विजय स्तंभ तथा एक मंदिर का निर्माण करवाया था। तो वहां उसने मतलब रामेश्वरम में उसने एक विजय स्तंभ तथा एक मंदिर का निर्माण करवाया था। कृष्ण तृतीय ने अपने पड़ोसी राजाओं के विरुद्ध युद्ध नीति अपनाकर उन्हें अपना विरोधी बना लिया और इस कारण वंश अपने उत्तराधिकारियों को उनके समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो कृष्ण तृतीय ने अपने पड़ोसी राजाओं के विरुद्ध नीति अपनाकर उन्हें अपना विरोधी बना लिया और इस कारण वंश उन उसके उत्तराधिकारियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो कृष्ण तृतीय की फिलॉसफी की वजह से कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर तथा गंड मार्तंड आदित्य के मंदिर बनवाए थे। तो कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर तथा गंड मार्तंडादित्य के मंदिर बनवाए। उसकी राजसभा में कन्नड़ भाषा का कवि पुण्य निवास करता था जिसने शांति पुराण की रचना की है। तो कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर तथा गंड मार्तंडादित्य के मंदिर बनवाए। उसकी राजसभा में कन्नड़ भाषा का कवि पुण्य निवास करता था जिसने शांति पुराण की रचना की। कृष्ण तृतीय की मृत्यु के बाद उसके निर्बल उत्तराधिकारियों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया। उसके इस स्थिति का लाभ उठाते हुए मालवा परमारों ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी जो राष्ट्रकूट साम्राज्य के सामंत थे। तो कृष्णा तृतीय की मृत्यु के बाद मतलब 930 में ये गद्दी पे आया था, 939 में, और 965 तक ये रहा कृष्णा तृतीय। और 965 में जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसके निर्बल उत्तराधिकारियों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया और उनके इस स्थिति का लाभ उठाते हुए मालवा परमारों ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी जो राष्ट्रकूट साम्राज्य के सामंत थे। परमार राजा सियक ने राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण कर दिया। परमार राजा सियक ने राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण कर दिया तथा 972-973 ईस्वी में राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेड़ में खूब लूटपाट की सियक ने, जो कि परमार राजा था। 974-975 में चालुक्य राजा तैल द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को परास्त करके राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया तथा कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना की। तो 974-975 ईस्वी में चालुक्य राजा तैल द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को परास्त करके राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया तथा कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना की। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। अब बात करते हैं वाकाटक वंश की। तो तीसरी शताब्दी ईस्वी से छठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राज्यवंश में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित तथा सुसंस्कृत था।
तीसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर के छठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित तथा सुसंस्कृत था। इस राज्यवंश के विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे। तो इस राज्यवंश के जो शासक हैं ये विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे तथा उनका मूल निवास स्थान जो है ये बरार विदर्भ में था। अजंता गुहालेख इस वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन देता है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो इस वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों का विवरण देता है। वकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। तो वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार, जो कि विदर्भ है महाराष्ट्र का, बरार के स्थानीय शासक थे। तो वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। उसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। वाकाटक वंश में प्रवर सेन प्रथम ही एकमात्र शासक ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। उसका प्रवीर नाम से भी उल्लेख मिलता है। तो वाकाटक वंश में प्रवर सेन प्रथम ही एकमात्र शासक ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। उसका प्रवीर नाम से भी उल्लेख मिलता है। तो वाकाटक वंश में जो प्रवर सेन प्रथम है ये एकमात्र शासक है जो कि सम्राट की उपाधि धारण करता है और उसका प्रवीर नाम से भी उल्लेख मिलता है। पुराणों से ज्ञात होता है कि प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेय यज्ञ तथा अन्य अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। तो पुराणों से यह ज्ञात होता है कि जो प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेय यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। रुद्रसेन प्रथम को वाकाटक अभिलेखों में महाभैरव की उपासना का उपासक बताया गया है। तो रुद्रसेन प्रथम को वाकाटक अभिलेखों में महाभैरव का उपासक बताया गया है। पृथ्वी सेन प्रथम का काल शांति एवं समृद्धि का काल था। वाकाटक लेखों में उसे अत्यंत पवित्र तथा धर्म विजयी शासक कहा गया है जो आचरण में युधिष्ठिर के समान था। तो पृथ्वी सेन प्रथम जो है इसका काल शांति एवं समृद्धि का काल था। वाकाटक लेखों में उसे अत्यंत पवित्र तथा धर्म विजयी शासक कहा गया है जो आचरण में युधिष्ठिर के समान था। प्रवर सेन द्वितीय एक साहित्यिक अभिरुचि का शासक था जिसने सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की है। तो प्रवर सेन द्वितीय एक साहित्यिक अभिरुचि का शासक था जिसने सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की है। प्रवर सेन द्वितीय ने अपनी पुरानी राजधानी नंदीवर्धन से प्रवरपुर स्थानांतरित कर दिया है। प्रवर सेन द्वितीय ने अपनी पुरानी राजधानी नंदीवर्धन से प्रवरपुर स्थानांतरित कर दिया। पृथ्वी सेन द्वितीय को उसके बालाघाट अभिलेख में परम भागवत कहा गया है। तो पृथ्वी सेन द्वितीय को उसके बालाघाट अभिलेख में परम भागवत कहा गया है। पृथ्वी सेन द्वितीय को बालाघाट अभिलेख में परम भागवत कहा गया है। इस वंश के शासक विद्या प्रेमी तथा कला और साहित्य के उदार संरक्षक थे। इस वंश के प्रवर सेन ने सेतुबंध तथा सर्वसेन ने हर विजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की है। तो वाकाटक वंश के शासक विद्या प्रेमी तथा कला और साहित्य के उदार संरक्षक थे और इस वाकाटक वंश के प्रवर सेन ने सेतुबंध तथा सर्वसेन ने हर विजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की है। तो प्रवर सेन ने सेतुबंध
और सर्वसेन ने हरविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की है। संस्कृत संस्कृत के विदर्भ शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में ही हुआ है। तो संस्कृत के विदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में ही हुआ है। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवर सेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। इस वंश के राजाओं ने अश्वमेघ, वाजपेय आदि अनेक वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उनकी उपाधियां परम महेश्वर तथा परम भागवत की थी। तो उनकी उपाधियां जो है ये परम महेश्वर तथा परम भागवत की थी। अजंता के 16वें और 17वां गुहा विहार और 19वां गुहा चैत्य का निर्माण इस युग में हुआ था। तो अजंता की गुफाओं के 16वें और 17वें गुहा विहार तथा 19वें गुहा चैत्य का निर्माण इसी युग में हुआ है, वाकाटक वंश। अब बात करेंगे बादामी के चालुक्यों के बारे में। तो ईसा की 6ठी शताब्दी के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक तो ईसा की 6ठी शताब्दी के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणापथ पर चालुक्य वंश की जिस शाखा का अधिपत्य रहा उसका उत्कर्ष स्थल बादामी या वातापी होने के कारण उसे बादामी अथवा वातापी के चालुक्य कहा जाता है। तो 6ठी शताब्दी के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक दक्षिणापथ पर चालुक्य वंश जिस शाखा का अधिपत्य रहा उसका उत्कर्ष स्थल बादामी या वातापी होने के कारण उसे बादामी अथवा वातापी के चालुक्य कहा जाता है। इस शाखा को पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य भी कहा गया है। तो इस शाखा को पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य भी कहा गया है। बादामी के चालुक्य वंश के इतिहास के प्रामाणिक साधन अभिलेख हैं। तो इनके प्रामाणिक साधन जो है ये अभिलेख हैं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। तो ऐहोल अभिलेख जो है ये कर्नाटका में है और पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख जो है ऐहोल अभिलेख से हमें ज्यादातर जानकारी प्राप्त होती है बादामी के चालुक्य वंश के इतिहास के बारे में। यह लेख एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। तो यह लेख जो है एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है। तो जो लिपि है वो क्या है, दक्षिणी ब्राह्मी है। इस लेख की रचना जो है ये रवि कीर्ति ने की है। इस लेख की रचना किसने की है, तो रवि कीर्ति ने की है। बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। तो बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक जो है ये पुलकेशिन प्रथम था। इसने बहुत से अश्वमेघ यज्ञ किए हैं। कीर्तिवर्मन प्रथम ये 566 से लेकर के 597 एडी, तो 566 एडी से लेकर के 597 एडी के बीच में ये कीर्तिवर्मन प्रथम रहा है। ने बनवासी के कदंब, कोंकण के मौर्य तथा वल्लरी कर्नूल क्षेत्र के नलवंशी शासकों को पराजित कर उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाया। तो कीर्तिवर्मन प्रथम ये 566 से 597 एडी ने बनवासी के कदंब, कोंकण के मौर्य तथा वल्लरी कर्नूल क्षेत्र के नलवंशी शासकों को पराजित कर उसके राज्य को अपने राज्य में मिलाया। कीर्तिवर्मन प्रथम ने सत्याश्रय, पृथ्वी बल्लभ आदि उपाधियां ग्रहण की तथा वैदिक यज्ञ किए। तो कीर्तिवर्मन प्रथम ने सत्याश्रय, पृथ्वी वल्लभ आदि उपाधियां ग्रहण की तथा वैदिक यज्ञ किए।
उसे वातापी का प्रथम निर्माता भी कहा जाता है। उसे वातापी का प्रथम निर्माता भी कहा जाता है। किसको? तो कीर्तिवर्मन फर्स्ट को। टाइम क्या है? 566 से लेके 597 एडी। और इसे वातापी का प्रथम निर्माता भी कहा जाता है। महाकूट स्तंभ लेख में कीर्तिवर्मन प्रथम को बहु सुवर्ण अग्निष्ठोम यज्ञ करने वाला कहा गया है। तो महाकूट स्तंभ लेख में कीर्तिवर्मन प्रथम को बहु सुवर्ण अग्निष्ठोम यज्ञ करने वाला कहा गया है। मंगलेश मंगलेश वैष्णव धर्मानुयायी था। तो मंगलेश जो है ये वैष्णव धर्मानुयायी था। उसे परम भागवत कहा गया है। उसे क्या कहा गया? तो परम भागवत कहा गया है। उसने बादामी के गुहा मंदिरों का निर्माण पूरा कराया, जिसका प्रारंभ कीर्तिवर्मन के समय हुआ था। तो मंगलेश जो है ये वैष्णव धर्मानुयायी था और उसे परम भागवत कहा गया है। उसने बादामी के गुहा मंदिरों का निर्माण पूरा कराया, जिसका प्रारंभ कीर्तिवर्मन के समय हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली शासक जो है ये पुलकेशिन द्वितीय था। और ये चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक था। उसने अपने चाचा मंगलेश तथा उनके समर्थकों की हत्या कर 609-610 ईस्वी में बादामी के चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने मंगलेश के बीच होने वाले गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप चारों ओर अराजकता एवं अव्यवस्था फैल गई। पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था 642 एडी में। सैकड़ों राजाओं को जीतने के बाद उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पल्लव चालुक्य संघर्ष का सूत्रपात भी इसी के शासनकाल में हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में शुरू हुआ है पल्लव चालुक्य संघर्ष। पल्लव वंश का शासक इस समय महेंद्र वर्मन था। पुलकेशिन द्वितीय ने कांची पर आक्रमण किया तथा उसके राज्य के उत्तरी प्रांतों पर अधिकार कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन के टाइम में आक्रमण किया है और महेंद्र वर्मन का जो टाइम है ये 630 से लेकर के 668 एडी के बीच में। पुलकेशिन द्वितीय अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर पुनः कांची पर आक्रमण किया। पुलकेशिन द्वितीय अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर पुनः कांची पर आक्रमण किया। इस समय पल्लव वंश में महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम था। पुलकेशिन द्वितीय अपनी प्रारंभिक सफलताओं से उत्साहित होकर पुनः कांची पर आक्रमण करेगा और इस टाइम पर पल्लव वंश में महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम शासन कर रहा था। उसने इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। तो ये महेंद्र वर्मन तो पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था, लेकिन नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया था। इस युद्ध में उसे लंका नरेश मानव वर्मन से सहायता मिली थी। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश नंदी वर्मन द्वितीय को पराजित करके कांची कोंडा की उपाधि धारण की थी। तो चालुक्य नरेश जो है ये विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश नंदी वर्मा द्वितीय को पराजित करके कांची कोंडा की उपाधि धारण की थी। पूर्वी चालुक्य वेंगी वंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने की थी। तो पुलकेशिन द्वितीय का जो भाई है विष्णुवर्धन, इसने वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। चालुक्य वंश में विजयादित्य का शासनकाल 696 से 733 एडी सबसे दीर्घकालीन रहा है। तो चालुक्य वंश में विजयादित्य का शासनकाल 696 से 733 एडी सबसे दीर्घकालीन रहा है। उसके उत्तराधिकारियों में उसकी उपाधि समस्त भुवन श्रेय की मिलती है।
वह एक महान निर्माता भी था। उसकी उसी के समय में पडक्कल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो उसी के समय में पडक्कल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था विजयादित्य। अजंता की भित्ति चित्रों पर चालुक्य शासकों द्वारा बनवाए गए चित्र पुलकेशिन द्वितीय द्वारा ईरानी राजदूत का स्वागत महत्वपूर्ण है। तो अजंता के भित्ति चित्रों पर चालुक्य शासकों द्वारा बनवाए गए चित्र पुलकेशिन द्वितीय द्वारा ईरानी ईरानी राजदूत का स्वागत महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे कल्याणी के चालुक्यों के बारे में। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात हुआ। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तैलप द्वितीय था। तैलप द्वितीय का परमार शासक मुंज से लंबा संघर्ष हुआ। इसका उल्लेख साहित्य तथा लेखों में मिलता है। मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है कि तैलप द्वितीय ने मुंज के ऊपर 6 बार आक्रमण किया, किंतु प्रत्येक बार पराजित हुआ। सोमेश्वर प्रथम 1043 ईस्वी शासक बना। सोमेश्वर प्रथम जो है 1043 ईस्वी में शासक बना। उसने अपनी राजधानी मान्यखेट से कल्याणी में स्थानांतरित किया था। चोल नरेश राजा राज प्रथम ने सोमेश्वर प्रथम को बुरी तरीके से परास्त करके विजेंद्र की उपाधि धारण की थी। तो चोल नरेश राजा राज ने सोमेश्वर प्रथम को बुरी तरह से परास्त करके विजेंद्र की उपाधि धारण की थी। सोमेश्वर प्रथम ने परमारों की राजधानी धारा नगरी के ऊपर आक्रमण कर वहां के शासक भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था। तो सोमेश्वर प्रथम ने परमारों की राजधानी धारा नगरी में अपनी के ऊपर आक्रमण कर वहां के शासक भोज को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। अन्य लेखों से पता चलता है कि चालुक्यों ने धारा नगरी को जला दिया तथा मांडव पर अधिकार कर लिया। सोमेश्वर प्रथम कोप्पल तथा कुंडल संगमम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह पराजित हुआ था। सोमेश्वर प्रथम कोप्पम तथा कुंडल संगमम के युद्ध में चोलों से बुरी तरह पराजित हुआ था। चोलों से निरंतर पराजय के पश्चात उसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी सोमेश्वर प्रथम ने। कुंडल संगमम के युद्ध में विक्रमादित्य षष्ठ ये 1076 से 1126 एडी सोमेश्वर प्रथम का कनिष्ठ पुत्र था। 1076 ईस्वी में अपने राज्यारोहण के समय उसने एक संवत का प्रवर्तन किया जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। तो विक्रमादित्य षष्ठ जो है 1076 से 1126 एडी तक रहा और सोमेश्वर प्रथम का कनिष्ठ पुत्र था। 1076 ईस्वी में उसने अपने राज्यारोहण के समय उसने एक संवत का प्रवर्तन किया जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। विक्रमादित्य षष्ठ के राज्यारोहण के बाद चोल चालुक्य संघर्ष कुछ काल तक रुका रहा। उसका शासनकाल सामान्यतः शांतिपूर्ण रहा। एक कुशल योद्धा तथा साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ विक्रमादित्य षष्ठ साहित्य एवं कला का महान उन्नायक था। उसने विक्रमपुर नामक एक नया नगर बसाया तथा भगवान विष्णु का एक विशाल मंदिर एवं विशाल झील का भी निर्माण करवाया था। उसकी राज्यसभा में
उसकी राज्यसभा में विक्रमांक देवचरित के रचयिता बिल्हण तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। बिल्हण उसके राजकवि थे। तो विक्रमांक देवचरित के रचयिता कौन है? बिल्हण। और मिताक्षरा के लेखक है विज्ञानेश्वर, उसके दरबार में निवास करते थे। विक्रमादित्य षष्ठ कल्याणी के चालुक्य वंश का महानतम शासक था। उसकी मृत्यु के पश्चात कल्याणी के चालुक्य वंश की अवनति प्रारंभ हो गई। विक्रमादित्य षष्ठ के पश्चात सोमेश्वर तृतीय 1126 से 1138 ईस्वी चालुक्य वंश का शासक बना। उसने भूलो कम्मल तथा त्रिभुवन मल्ल जैसी उपाधियां ग्रहण की। सोमेश्वर तृतीय की विजयों की अपेक्षा शांति के कार्य में अधिक रुचि थी। तो सोमेश्वर तृतीय की विजयों की अपेक्षा शांति के कार्यों में अधिक रुचि थी। वह स्वयं एक बड़ा विद्वान था, जिसने मान सोल्लास नामक शिल्प शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। इस वंश का अंतिम शासक जो है ये तैल तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था। ऐहोल को मंदिरों का नगर, टाउन ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह वाराहा था। चालुक्यों के शासनकाल में ग्राम के अधिकारी को गामुंड कहा जाता था। तो चालुक्यों के शासनकाल में ग्राम के अधिकारी को गामुंड कहा जाता था। इनकी नियुक्ति केंद्र द्वारा होती थी। तो इनकी नियुक्ति जो है ये केंद्र के द्वारा होती थी। अगला शासनकाल जो है या डायनेस्टी जो है ये पल्लव राजवंश। तो प्रारंभिक पल्लव शासकों के उल्लेख उनके प्राकृत तथा संस्कृत अभिलेखों से प्राप्त होते हैं, किंतु एक शक्तिशाली राज्य की संस्थापना सिंह विष्णु ने लगभग 565 से लेकर के 600 एडी को माना जाता है। सिंह विष्णु वैष्णव धर्मानुयायी था। उसने कला को प्रोत्साहन दिया। उसके समय मामल्लपुरम में वाराहा मंदिर का निर्माण हुआ था। तो सिंह विष्णु वैष्णव धर्मानुयायी था और उसने कला को प्रोत्साहन दिया। उसके समय में मामल्लपुरम में वाराहा मंदिर का निर्माण हुआ था। सिंह विष्णु की राज्यसभा में संस्कृत महाकवि भारवी निवास करते थे, जिन्होंने किरात अर्जुनियम महाकाव्य लिखा। महेंद्र वर्मन प्रथम ये 600 से 630 एडी सिंह विष्णु का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। वह पल्लव वंश के महानतम शासकों में था। महेंद्र वर्मन युद्ध और शांति दोनों के समान रूप से महान था और उसने मित्त विलास, विचित्र चित्र, गुण भर आदि उपाधियां ग्रहण की थी। तो महेंद्र वर्मन युद्ध और शांति दोनों में समान रूप से महान था और उसने मत्त विलास और विचित्र चित्र, गुण भर आदि उपाधियां ग्रहण की थी। वह एक महान निर्माता, कवि एवं संगीतज्ञ था। उसने मत्त विलास प्रहसन नामक हस्त ग्रंथ की रचना की। इसमें कापालिकों तथा भिक्षुओं पर व्यंग कसा गया है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य से उसने संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम के समय से ही पल्लव चालुक्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के समय से ही पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। उसने शैव संत अप्पार के प्रभाव से जैन धर्म का परित्याग कर शैव मत ग्रहण कर लिया था। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के समय से ही पल्लव चालुक्य वंश का संघर्ष का प्रारंभ हुआ और उसने शैव संत अप्पार के प्रभाव से जैन धर्म का परित्याग कर शैव मत ग्रहण कर लिया। महेंद्र वर्मन प्रथम।
नरसिंह वर्मन प्रथम जो है ये 630 से लेकर के 668 एडी तक, और महेंद्र वर्मन 600 से लेकर 630 एडी, और नरसिंह वर्मन प्रथम जो है 630 से 668 अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। नरसिंह वर्मन ने बादामी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय पर अधिकार करने के बाद अपने विजय स्तंभ स्थापित किया था। इस विजय का उल्लेख बादामी के मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे एक पाषाण पर उत्कीर्ण है। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने वातापी का अपहर्ता की उपाधि धारण की तथा इस विजय के पश्चात उसने महामल्ल का भी उपाधि धारण किया। नरसिंह वर्मन ने चालुक्य विजय के फलस्वरूप श्रीलंका के मानव वर्मन को सहायता पुनः राजगद्दी देने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना सिंघल भेजी, जिसकी सहायता से उसने सिंघल के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। नरसिंह वर्मन की लंका विजय का उल्लेख काशाकुड्डी ताम्रपत्र और महावंश में किया गया है। महावंश के 47 अध्याय के अनुसार लंका का राजकुमार मानव वर्मन भारत के राजा नरसिंह वर्मन के दरबार में रहता था। नरसिंह वर्मन एक महान निर्माता भी था। महाबलीपुरम के कुछ एकात्मक रथों का निर्माण उसके काल में हुआ था। नरसिंह वर्मन एक महान निर्माता भी था और महाबलीपुरम के कुछ एकात्मक रथों का निर्माण उसके काल में हुआ था। महाबलीपुरम उसके राज्य का सर्व प्रमुख बंदरगाह था। उसके शासनकाल 641 एडी में चीनी यात्री वेनसांग कांची आया था नरसिंह वर्मन के टाइम पर और काफी समय तक वहां रहा। तो वेनसांग जो है ये नरसिंह वर्मन के टाइम पर 641 एडी में आया था और उसके अनुसार कांची के लोग उत्साही, सत्यवादी और विद्या प्रेमी थे। नरसिंह वर्मन द्वितीय ये 680 से 720 एडी परमेश्वर वर्मन का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। उसका शासनकाल शांतिपूर्ण रहा, अतः कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। राज सिंह शंकर भक्त तथा आगम प्रिय उसकी सर्वप्रिय उपाधियां थी। संस्कृत के प्रख्यात लेखक दंडिन नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में थे और नरसिंह वर्मन द्वितीय का टाइम क्या है 680 से 720। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा था तथा चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्मित करवाया था। परमेश्वर वर्मन द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु के बाद पल्लव राज्य में संकट उत्पन्न हो गया क्योंकि उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था। अतः कांची के लोगों ने समानांतर शाखा के एक राजकुमार नंदी वर्मन द्वितीय को राजा चुना। नंदी वर्मन द्वितीय सिंह विष्णु की परंपरा का न होकर भीम वर्मा की परंपरा का शासक था। इस परंपरा के शासक सामंत स्थिति के थे। नंदी वर्मन द्वितीय वैष्णव मतानुयायी था। उसने कला और साहित्य को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। उसने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया था। नंदी वर्मन द्वितीय जो है ये वैष्णव मतानुयायी था। उसने कला और साहित्य को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। उसने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर
तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार उसके समकालीन था। नंदी वर्मन तृतीय शैव मतानुयायी था। नंदी वर्मन तृतीय जो है ये शैव मतानुयायी था। उसने तमिल साहित्य को संरक्षण प्रदान किया था। तो नंदी वर्मन तृतीय जो है ये शैव मतानुयायी था। उसने तमिल साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। उसकी राज्यसभा में तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि संत पेरुन देवनार निवास करते थे। तो नंदी वर्मन तृतीय जो है ये शैव मतानुयायी था और इसने तमिल साहित्य को संरक्षण दिया। उसकी राजभाषा तमिल थी और तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि संत पेरुन देवनार निवास करते थे नंदी वर्मन तृतीय के टाइम पर, जिसने भारत वेड़वा नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो नंदी वर्मन तृतीय के टाइम पर पेरुन देवनार थे प्रसिद्ध तमिल कवि, और इन्होंने भारत वेड़वा नामक ग्रंथ की रचना की थी पेरुन देवनार। नंदी वर्मन द्वितीय का उत्तराधिकारी था और वेलूर पाल्यम अभिलेख में उसे विष्णु का अवतार कहा गया है। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था दंदी वर्मन। पल्लव कालीन संस्कृति, कांची के पल्लव नरेश ब्राह्मण धर्मानुयायी थे। यह काल ब्राह्मण धर्म की उन्नति का काल रहा है। पल्लव राजाओं का शासनकाल नयनारों तथा अलवारों के भक्ति आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहा है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने शैव की उपासना में कई मंदिर बनवाए। नरसिंह वर्मन प्रथम ने शिव की उपासना में कई मंदिर बनवाए। परमेश्वर वर्मन प्रथम शिव का अनन्य उपासक था, जिसकी उपाधि परम महेश्वर की थी। दक्षिण में वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम पल्लवों के राज्य से ही हुआ तथा उसके बाद दक्षिण के अन्य भागों में पहुंचा। कला एवं स्थापत्य, पल्लव नरेशों का शासनकाल कला एवं स्थापत्य की उन्नति के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः उनकी वास्तु एवं तक्षण कला दक्षिण भारतीय कला के इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली अध्याय है। तो पल्लव नरेशों का शासनकाल कला एवं स्थापत्य की उन्नति के लिए प्रसिद्ध है। वस्तुतः उनकी वास्तु एवं तक्षण कला दक्षिण भारतीय कला के इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली अध्याय है। पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण की द्रविड़ कला शैली का आधार बनी। दक्षिण भारतीय स्थापत्य के 3 प्रमुख अंग थे। पहला है मंडप, दूसरा है रथ तथा तीसरा है विशाल मंदिर। प्रसिद्ध कलाविद पर्सी ब्राउन ने पल्लव वास्तुकला के विकास की शैलियों को 4 भागों में विभक्त किया है। महेंद्र वर्मन शैली, इसके अंतर्गत कठोर पाषाण को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ, जिन्हें मंडप कहा जाता है। तो महेंद्र वर्मन शैली, इनके अंतर्गत कठोर पाषाण को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ है, जिन्हें मंडप कहा जाता है। मामल्य शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम मम्मल्य के काल में हुआ है। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, मंडप तथा एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है। इस शैली में निर्मित सभी स्मारक मामल्लपुरम महाबलीपुरम में विद्यमान है। रथ मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। रथ मंदिरों में धर्मराज रथ सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसे द्रविड़ मंदिर शैली का अग्रदूत कहा जाता है। इसी रथ मंदिर पर नरसिंह वर्मन की मूर्ति अंकित है। इन रथों को सप्त पगोडा कहा जाता है। दुर्भाग्यवश इसकी रचना
अपूर्ण रह गई। राजसिंह शैली के अंतर्गत गुहा मंदिरों के स्थान पर पाषाण ईंट आदि की सहायता से इमारती मंदिर का निर्माण करवाया गया। शोर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। राजसिंह शैली। कांची का कैलाश मंदिर एक एवं बैकुंठ पेरुमाल मंदिर इसी शैली में बने हैं। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह द्वितीय के समय प्रारंभ हुआ तथा उसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय इसकी रचना पूर्ण हुई। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण परमेश्वर द्वितीय के समय में हुआ था। यह भगवान विष्णु का मंदिर है। नंदी वर्मन शैली के अंतर्गत अपेक्षाकृत छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ। तो नंदी वर्मन शैली के अंतर्गत अपेक्षाकृत छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर हमने साउथ इंडिया के अंदर जो डायनेस्टीज थी उनको कवर किया। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम चोल साम्राज्य को कवर करेंगे डिफरेंट सेशन के अंदर। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।